और आयशर के साथ साथ सन फार्मा पर भी होगी। और इन दोनों ही नतीजों का अनुमान बताने के लिए सृष्टि हमारे साथ हैं, क्योंकि सृष्टि दोनों ही सेक्टर कवर करती हैं, ऑटो भी और फार्मा भी। सृष्टि, शुरुआत आपसे चलिए सन फार्मा से पहले करते हैं। आप ये बताइए सन फार्मा नंबर्स कैसे आएंगे? ओके तो सबसे पहले अगर सन फार्मा की बात करें तो यहाँ पे तिमाही दर तिमाही हम देख सकते हैं कि अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, जहाँ पे इनका जो मुनाफा है वो तिमाही दर तिमाही 13% बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। 2240 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आने की हम उम्मीद कर रहे हैं। वहीं आय में तिमाही दर तिमाही हम 7% की बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं, EBITDA में लगभग 10% के इजाफे की। वहीं मार्जिन भी अगर हम साल दर साल देखें तो 25.6% से बढ़कर 26.3% आने की उम्मीद है, पर वाई बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे आ सकती है। जो ग्रोथ हम देख रहे हैं अक्रॉस द पैरामीटर्स, उसके पीछे की दो वजहें हैं, जहाँ पे भारतीय कारोबार में साल दर साल और तिमाही दर तिमाही एक जंप देखने को मिल सकता है, और यूएस कारोबार में भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी कुछ एक वजहें हैं जिनके चलते इनका जो रेवेन्यू है उसमें इजाफा होगा, जिसमें कि जी रेवलिमिट का कंट्रीब्यूशन, साथ ही जो इनकी स्पेशलिटी ड्रग्स है इल्यूमिया उसकी सेल्स, और साथ ही अगर पूरा ट्रैक्शन देखें तो उनके पूरी बिक्री जो है साल दर साल 6% बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। $450 मिलियन हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतना इनकी यूएस सेल्स रहनी चाहिए। बट इसके अलावा अगर हाई R&D एक्सपेंस और साथ ही जो इनके मोहाली प्लांट को कंसेंट डिक्री मिला है उसके चलते इनके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ऊपर नहीं जा सकते। तो ये कुछ वजहें हैं जिनके इनके मार्जिन्स में बहुत इजाफा हम नहीं देख सकते, पर हाँ मुनाफे और प्रॉफिट के फिगर में और रेवेन्यू के फिगर में हमें एक जंप की उम्मीद ज़रूर है। बट आने वाले समय में 12 से 15 से महीने में जो कंपनी लॉन्चेस करेगी उस पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी, क्योंकि अभी तक हमने सभी फार्मा कंपनीज़ की लॉन्चेस से काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट्स देखी हैं, तो उस पर नज़र रहेगी। और साथ ही किस तरीके की ग्रोथ आउटलुक वो देख रही है भारतीय और यूएस बाज़ार के लिए, उस पे भी हमारी पैनी नज़र रहेगी। ये तो रहे अनुमान सन फार्मा के चलते। पर अब आयशर मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा था कि इनके वॉल्यूम्स में अगर पूरे आयशर मोटर्स कंसोलिडेटेड वॉल्यूम्स देखें तो साल दर साल 21% बढ़ते हुए नजर आए थे। यहाँ पे अगर रॉयल एनफील्ड के आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो तिमाही दर तिमाही एक गिरावट ज़रूर हुई है 4% की, पर आयशर मोटर्स VECV के वॉल्यूम्स में काफ़ी कटौती हुई है 26% की। अगर इसके पूरे नंबर्स देखें हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनकी जो आय है वो तिमाही दर तिमाही करीब 6% बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए। EBITDA में भी करीब 5.5% की बढ़त की उम्मीद है। मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिकवरी की उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि रॉयल एनफील्ड की वॉल्यूम्स में डोमेस्टिक पुश तो ज़रूर था, पर साल दर साल इनके एक्सपोर्ट्स कम होते हुए नजर आए, तो प्रोडक्ट मिक्स बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। और साथ ही जो इनके हंटर है उसकी ज़्यादा बिक्री हुई है, जो कि एक लो कॉस्ट थोड़ी इनके पूरे प्राइस रेंज में थोड़े निचले स्तर पे आती है, तो इसके चलते जो है इनके प्रोडक्ट मिक्स बहुत अच्छा नहीं बताया जा रहा है, जिसके चलते रॉयल एनफील्ड के मार्जिन भी सपाट रहने की उम्मीद है। और साथ ही आयशर मोटर्स कंसोलिडेटेड बेसिस की भी आयशर मोटर्स VECV के जो मार्जिन है वो गिरते हुए नजर आ सकते हैं। 8% वो आंकड़ा हम लगा के चल रहे हैं। पर इसके अलावा आने वाले समय में डिमांड ट्रेंड किस तरीके का है, एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या कंपनी की क्या कमेंट्री है, और खास तौर से जो नए एंट्रेंस आए हैं प्रीमियम बाइक में उसमें कंपनी किस तरीके से अब अपना मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश कर रही है, ये सारी कमेंट्री पे भी हमारी नजर रहेगी। पर तो नज़र होनी है, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि बाजार ने तो अपना एस्टिमेशन लगाया, लेकिन कंपनी क्या कहती है। शुक्रिया। लेकिन सृष्टि, ये दोनों की कंपनीज सन फार्मा के नंबर्स बताने के लिए, प्रीव्यू बताने के लिए, और साथ ही आयशर मोटर्स का कि थोड़े से फ्लैट रह सकते हैं मार्जिन, लेकिन कॉमन्स बाजार सुनना चाहेगा। और हमने देखा कि आयशर मोटर गिरना भी बंद हो गया, जिन लेवल से गिरा था वहां से इनफैक्ट थोड़ा बहुत रिकवरी भी शुरू हुई है। चलिए, ये दोनों स्टॉक्स तो रहे, लेकिन एक बार ट्रेड भी डिस्कस कर लेते हैं। आयशर मोटर्स पे ट्रेड दिख रहा है क्या कुछ आपको? क्योंकि ऑफ कोर्स अभी आज की जो वीकनेस है उसको अगर आप छोड़ दें तो अदरवाइज अब एटलीस्ट गिरना बंद हो गया उस न्यूज से, और वहां से रिकवरी भी इनफैक्ट 2-3% की हो चुकी है। सर, ये रहेगा कि अगर आप देखें कल का जो हाई था वो था करीब 34, 35, 34, 40 के जो जोन्स हैं इसके आसपास का, और आज का भी जो हाई बना है वो इंसिडेंटली उसी लेवल के आसपास बना है। अब बिल्कुल आज मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, बट ऑलरेडी कल से स्टॉक ने एक ट्रेंड दिखा दिया था कि भाई ये जो लेवल है 34, 40 का, इसको क्रॉस करने के लिए हो सकता है इसे थोड़ी मशक्कत करनी पड़े। तो हालांकि द बैड न्यूज सीम्स टू हैव बीन प्राइस टेन, और यहाँ से ऑलरेडी स्टॉक एक रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है। बट अब जब तक ये 34, 40 नहीं क्रॉस करेगा, मेरे लिए बहुत कन्विंसिंग, बहुत ही स्क्रीमिंग सा बाय नहीं होगा। तो मैं कहूंगा कि यहाँ थोड़ा सा वेट एंड
वॉच करें, एग्जिस्टिंग पोजीशन किसी ने निचले स्तरों पे बनाई हो तो 3280 का जो लेवल है इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के इसमें बने रहे। आज का जो लो है वो भी करीब उसी लेवल का है, तो वहां तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रुक सकते हैं। फ्रेश ट्रेड्स अगर आप लॉन्ग इनिशिएट करना चाहें 3440 के ऊपर ही करें। एक क्विक अपडेट दे दूं, मिधानी हमने शो शुरू होने के पहले डिस्कस किया था, तब 360 का रेट था, 375 के पहले टारगेट के लिए हमने डिस्कस किया था। अभी शो के दौरान ही स्टॉक ने 374.70 का हाई बनाया है, तो किसी ने अगर लिया हो पोजीशन तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। इट्स नॉट अ बैड आइडिया। गिरते हुए मार्केट में क्विक 2 to 3% का जंप जो आया है स्टॉक में, इसे पार्शियली बुक करते चले। इंटरेस्टिंग, काफ़ी बेहतरीन आपने कॉल दी और स्टार्टिंग में मैंने नोटिस भी किया था, और इसके बाद अब आप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। 3.5% आ चुका है ऊपर।